दो टूक सीधी बात। An attraction with prominent personality. Contemporary artist Mr. Suresh Kumar. एपिसोड नंबर 316 क्रिएटिव विजन प्रेजेंट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में एक अपना खास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने मूर्तिकार व चित्रकार सुरेश कुमार जी हैं। नमस्कार सुरेश कुमार जी, दो टूक में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक जो माहौल था कला के प्रति वो कैसा था? मेरा जो जन्म जो है वो रेवाड़ी के कस्बे के अंदर कौनसीवास एक कस्बा है जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा के अंदर। तो वहाँ 1966 को मेरा जन्म हुआ, 18 जुलाई। उसी दौरान से वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी जो सारी जो एजुकेशन जो है वो दिल्ली में हुई है। दिल्ली में मैंने सेंट्रल स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो नारायण गांव में था, वहाँ से मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद हम जनकपुरी डी ब्लॉक से मैंने पढ़ाई की। 12th पास करने के बाद में मैंने जो है दिल्ली कॉलेज अवार्ड से 90। जब आपने बचपन में, फिर से आपको एक बार फिर पीछे ले जाता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त आपका रुझान जो कला के प्रति कैसे हुआ? उस वक्त कौन गुरु थे आपके जो जिनके आपसे प्रेरणा मिली? मैं जब बचपन में काम करता था तो मैं कई बार क्या होता था कि पहले कैलेंडर वगैरह होते थे, तो जब दिवाली होती तो दिवाली को मैं क्या करता था कि जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां हैं वो बनाता था दीवार के ऊपर। जो है हर दिवाली गणेश मूर्ति बनानी है और उसकी फिर हम लक्ष्मी पूजा करते थे जो है। तो ये जो सिलसिला जो है वो हर साल चलता रहा इसी तरह से जो है। और जितने हमारे परिवार के जो लोग हैं, चाहे हमारी मम्मी हैं, चाहे हमारे पापा हैं, जितने भी जो लोग थे वो कहते बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी। जो है हमारे मामा जी राय साहब जी थे, वो थे हैं जो है अभी भी, उन्होंने बोला बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी जो है। तो उसी तरह से मेरी ड्राइंग इस तरह से शुरू होती चली गई। दूसरा क्या होता है, स्कूल में हम होते हैं तो अपनी ड्राइंग बनाते हैं और जो हमारे सहपाठी जो होते हैं वो भी बोलते हैं सूरज जी ड्राइंग बना दो हमारी। तो मैं उनकी ड्राइंग बनाता था बिना किसी उसके जो है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब मैं अपनी ड्राइंग बना रहा हूँ और जो मेरे साथी हैं उनकी ड्राइंग बना रहा हूँ, तो बना के मेरे को प्रैक्टिस से जो है मेरा हाथ बिल्कुल साफ हो गया। तो इसी दौरान से मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग बनाई, बहुत सारे सीरीज मैंने की। जैसे पहले मैंने बहुत सारी हॉर्स की ड्राइंग बहुत बनाई मैंने, ब्लैक जो वाटरप्रूफ इंक जो होती थी, तो बिना ब्रश के मैं ड्राइंग बनाता था उन चीज़ों को जो है। तो इसी तरह से मेरी ना प्रैक्टिस बहुत हुई ड्राइंग के ऊपर। तो जब मैंने बीएफए में जब मैं आया एडमिशन के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं किस में एडमिशन लूँ, क्योंकि पेंटिंग मेरे सामने थी, स्कल्पचर मेरे सामने था और अब कॉमर्शियल आर्ट जो है। तो मैंने सोचा कि पेंटिंग अगर मैं लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 2D का ज्ञान होगा। तो मैं चाह रहा था कि मैं ना उस तरह से पूरा ज्ञान लूँ ताकि मैं 3D में पूरा मजा ले सकूँ, 2D का और 3D का जो है, दोनों का जो है। तो मैंने एक ऐसा माध्यम चुना कि जो हम बाई टन, जैसे मिट्टी से अगर हम खेलते हैं, मिट्टी में हम काम करते हैं, तो मिट्टी मुझे बड़ी पसंद थी शुरू से ही, बचपन से ही। तो मैंने सोचा क्यों ना स्कल्पचर लिया जाए ताकि मिट्टी से मैं जो पुराना जो समय है वो याद कर पाऊँ और मिट्टी से काम कर पाऊँ जो है। तो फिर मैंने बीएफए में जो है स्कल्पचर ज्वाइन किया। उस वक्त बीएफए में कौन कौन से आपके टीचर थे जिनसे आपने प्रेरणा मिली या जिनसे आपने बारीकियां वो सीखी जो मूर्ति कला में लगती है? हमारे जो प्रोफेसर थे वो थे एस वोरा जी जो है, जो बड़े काफ़ी कलाकार थे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए जो है। उसके बाद हमारे गुरु थे वो रमेश बिष्ट जी थे। उनका काम ब्रोंज के अंदर बहुत गजब का काम था जो है। वो कहते जब काम करते थे, पैतीना करते थे, बड़ा बढ़िया काम करते थे वो जो है। तो उसके बाद विमान दास जी हमारे गुरु थे। तो तीनों गुरु के अंडर मैंने काम किया और हर किसी गुरु ने अलग अलग तरीके से मुझे गाइड किया। विमान दास जी बड़ा अच्छा पतीना करते हैं, 2-3 कलर को मिलाकर पतीना करते हैं। तो इनसे मैंने सिर्फ ये सीखा कि मेटल में किस तरह काम करते हैं और पैतीना किस तरह से करते हैं। कुछ वेल्डिंग के स्कल्पचर मैंने बनाए शुरू में जो है, मूवेबल। तो वो काम भी बिल्कुल भी बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। तो मैं तो इनका शुक्र अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे वो चीज़ सिखाई। कई बार हम काम करते थे, आके क्या करते तोड़ देते थे, तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि अच्छे गुरु हैं, हमने इतना अच्छा काम बनाया, इन्होंने तोड़ दिया।
लेकिन हमें जब डिग्री हमने कर ली उसके बाद हमें समझ में आया कि इन्होंने जो तोड़ा वो हमारे भले के तोड़ा, कि हमारी और प्रैक्टिस हो पाए जो है। तो इनकी वजह से आज हम ये खड़े हुए हैं। और मास्टर डिग्री भी आपने कॉलेज ऑफ आर्ट से की? हाँ, क्या हुआ कि जब मैं BFA में मैंने पास आउट की तो मैंने ना एक थीम पकड़ रखी थी, स्कीम जो मैंने जो है चेहरे को लेके, वुमेन को, नारी को लेके एक टॉपिक मैंने पकड़ा हुआ था कि इसी टॉपिक पे मैंने काम करना है। तो मुझे लगा कि अगर मैं बाहर कहीं चला जाऊंगा हो सकता है मेरा कभी टॉपिक अधूरा न रह जाए, मेरी जो रिसर्च है वो अधूरा ना रह जाए। तो मैंने फिर कॉलेज ऑफ आर्ट जो था दिल्ली में जो, उसी में मैंने ट्राई की, अगर इसमें अगर हो जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि मेरा जो रिसर्च है घर था आपका दिल्ली में ही? और मेरा जो घर है वो दिल्ली में ही है। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि दिल्ली में ठीक है। दरअसल क्या है कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो उस दौरान मुझे लगा कि आपकी शादी हो गई थी? मेरी जो है 11th पास करने के बाद मेरी शादी हो गई थी, और तभी से ही 84 की बात है ये। और उस दौरान मुझे लगा कि दिल्ली से बाहर मैं नहीं जा पाऊंगा जो है, क्योंकि क्या होता है घर वालों को देखना भी होता है, सपोर्ट भी चाहिए होती है जो है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपनी वाइफ का जो है कि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, अभी तक कर रहे हैं वो जो है। और 11th क्लास में पास आउट होने के बाद में मैंने 12th भी की, फिर मैंने कॉलेज भी किया, फिर मैंने मास्टर डिग्री भी की, फिर मैं रिसर्च ग्रांट भी की। तो ये सब दौरान में अगर मैं उनकी अगर सपोर्ट नहीं होती तो मैं काम नहीं कर पाता जो है। तो बहुत सफर लंबा रहा मेरा तो जो है। सुरेश जी, किस विषय को लेके आप ज़्यादा काम करते हैं और कौन कौन मीडियम उसमें यूज़ करते हैं? मेरा जो अभी तक का जो माध्यम मेरा रहा है, मैं सोशल इशू के ऊपर मैं काम मैंने बहुत किए हैं। शुरुआत मेरी एक चेहरे पे होती थी जो है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो चेहरा जो है वो हमारा एक आईना होता है, क्योंकि जिनसे भी हम बात करते हैं तो उनसे बात करते करते हमें पता लग जाता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी सोच है, वो क्या सोच रहा है मेरे मन में या फिर किसी और के प्रति। तो एकदम से उसके भाव चेंज हो जाते थे। तो मैं जब भी बात करता था मैं चेहरे को बड़े गौर से पढ़ता था, तो इसी तरह से मैं बात करते करते समझ जाता था कि कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीजें चल रही हैं, कुछ बनावट नहीं है। तो फिर मैंने चेहरे में बहुत काम किया। जब चेहरे में मैंने काम किया फिर मुझे लगा कि चेहरे के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग, इनके नेचर, इसके आइडिया, इसकी सोच को भी कहीं ना कहीं डालना है। तो मैंने जो है बहुत सारे हमारे जो मित्र नारियां थी या फिर हमारे साथ पढ़ने वाली गर्ल्स थी, उन सबसे मैंने बात की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब भी किसी व्यक्ति का आगे कोई बढ़ता है तो कहीं ना कहीं औरत का ही हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बचपन में मुझे ऐसा लगता था या मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट के बाद में कि मुझे कि चेहरे के, नारी के अगर चेहरे पे, उनके काम करने के स्टाइल पे, उनकी सोच पे, कि किस तरह से वो इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी खुश रहती हैं। तो मैंने उस टॉपिक को पकड़ा। फिर मैंने एक कली बनाई कि उनके जीवन को दिखाने के लिए कि कितनी कोमल होती हैं, अपने आप को दुख सहते हुए भी वो काम करती हैं। फिर मैंने उसके साथ में फिर एजुकेशन को जोड़ा। एजुकेशन जोड़ने के लिए मेरा प्रति ये था कि मैंने बुक को जोड़ा कि अगर नारी जो है पढ़ी लिखी होगी तो एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्गता थी जो है, तो मैंने सोचा कि ये मैं कहाँ से लेके आऊँ जो है एक पावर दिखाने के लिए। फिर मैंने हॉर्स को जोड़ा साथ में उसके पावर के लिए, आपका क्योंकि पावर के लिए तो मुझे लगा कि पूरे हॉर्स को जोड़ूंगा तो लोग गलत निकालेंगे, मतलब बहुत सारे स्टोन में भी आपने सीरीज में ये काम किया। जी। फिर मैंने हॉर्स के फेस को खाली लिया ताकि एज ए सिंबल के रूप में मैंने उसको यूज किया, ताकि मुझे ऐसा लगे कि वुमेन को अगर पावरफुल बनना है तो उसे ना एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी जो है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे टॉपिक ये चलते रहे जो है, मैंने काफी साल तक इसमें काम किया। आपने सब मीडियम में काम किया, वुड में, स्टोन में, क्ले में? मेरा जो सबसे प्रिय जो माध्यम रहा है मेरा वुड कार्विंग मेरा माध्यम रहा है सबसे प्रिय जो है। तब मैंने वुड कार्विंग मैंने काफी ज्यादा वुड कार्विंग की है। आपने बड़े बड़े स्कल्पचर बनाए हैं काफी वुड में। उसके बाद में फिर मैंने एक छोटा सा स्टोन काटा 1 फुट का। मैंने काटा स्टोन को तो मुझे बड़ा मजा आया कि मतलब ये तो कम ताकत लगती है, इसमें तो जो सिर्फ टेक्निक लगती है। और वुड में क्या होता है कि वुड के अंदर ताकत लगती थी बहुत ज्यादा काम करने के लिए। तो फिर मैंने जो है वुड बंद करके मैंने स्टोन में काम करना चालू किया। तो काफी साल मैंने वुड स्टोन कार्विंग की, काफी स्टोन बैचलर से कई ट्रक स्टोन में लेके आया और काफी मैंने बड़े बड़े स्टोन किए, छोटे छोटे स्टोन किए। फिर मुझे क्या लगा एक दिन कि मतलब कहीं मैं काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि किसी की हेल्प ले लूं। वो स्टोन उठाई नहीं मुझसे, इतना भारी था। तो मुझे लगा यार ये ना माध्यम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हेल्प चाहिए इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है ताकत चाहिए। तो फिर मैंने मिट्टी में काम शुरू किया कि मिट्टी को मैं अपने हिसाब से ना मोड़ पाऊंगा जो है।
तो फिर मैंने एक स्कल्पचर बनाया ब्रोंज का। फिर मुझे लगा कि यार ब्रोंज का माध्यम तो मैंने पहले क्यों नहीं चुना ये, क्योंकि इसके अंदर ये एक ऐसा माध्यम है कि इसके अंदर कहीं भी जा सकते हैं। आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर हाँ, सकते कोई हैं। बंद नहीं हो सकता इसमें जो है। स्टोन में क्या होता है, जब हम स्टोन लेते हैं तो स्टोन का एक दायरा होता है, हम उसके अंदर ही खेल पाते हैं। और क्ले का एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हम जो जितना है मर्जी आप जोड़ जितना सकते मर्जी हो, जोड़ तोड़ सकते हैं, हैं। जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, और जितना मर्जी फैलाव उसको हम दे सकते हैं जो है। तो ब्रोंज में काम करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ब्रोंज में ही काम करना चाहिए, और मैंने बहुत सारे मेरे स्कल्पचर जो बनाए हैं वो ब्रोंज में ही बनाए हैं। वो अभी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, मैं अभी भी ब्रोंज के अंदर ही काम कर रहा हूँ। सुरेश कुमार जी, अब तक आपने कौन कौन सी प्रदर्शनियां सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में की और कहाँ कहाँ की, जरा संक्षेप में बताइए। अभी जो मैंने शो किए, मैंने दिल्ली में भी शो किए हैं। दिल्ली की जो ललित कला अकादमी की जो गैलरी है उसमें मैंने सोलो शो भी किया, ग्रुप शो भी मैंने काफ़ी सारे इसमें किए। तो और जैसे जागीर आर्ट गैलरी है, इसमें मैंने शो किया। तो जितनी भी जो गैलरियाँ हैं, बेंगलोर हो गई हैं, तो जो मेरा जो प्रिय स्थान रहा है वो जो है बॉम्बे रहा है, जागीर आर्ट गैलरी। और उसमें मैंने काफ़ी सारे शोज लगाए, ग्रुप में भी लगाए ऐसे हैं, भी वैसे किए। लगाए हैं। और काफ़ी आर्ट फेयर में भी मैंने वहीं पे डिस्प्ले किए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बॉम्बे जो है वो एक आर्ट का एक सेंटर है, हब है। जिसके अंदर एक पूरा हब लगा लो, जिसमें हम अपने काम को दिखा सकते हैं। क्योंकि जब मेरा पहला शो हुआ था वो हुआ काफ़ी टाइम पहले, एक मेरा शो हुआ था वो कोई 89 या 90 के आसपास। तो उस समय मुझे लगा कि यार बड़े आर्ट के कदरदान लोग यहाँ पे आते हैं, बच्चे भी आते हैं और सवाल करते हैं वो जो है कि आपने क्या बनाया है, क्या सोचा है। तो मुझे लगा कि ये बॉम्बे एक ऐसा हब है आर्टिस्ट के लिए, जो आर्टिस्ट जो है वो अपनी प्रतिभा को और निखार सकता है। क्योंकि जब कोई सवाल पूछता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बताना चाहिए उसको जो है, हमें पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम लोग जो हैं। फिर मैंने जो है दिल्ली में काफ़ी शो किए। जब हम शो करते हैं तो हमें काफ़ी लोगों से चर्चा करनी होती है, अपने काम के बारे में जानना होता है। क्या होता है, जब तक हमें लोगों के जवाब देने पड़ते हैं, जी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हाँ के जी, जवाब हाँ देने जी, पड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हमारे को ये पता नहीं लगा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमारा काम कहाँ जा रहा है। क्योंकि इतनी सारी पूरे वर्ल्ड में लाखों मिलेनियम स्कल्पचर बने हुए हैं, उन सब स्कल्पचर के अंदर से हम अपने स्कल्पचर को लाना कितना मुश्किल काम है। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बड़ी बात कही आपने, अपनी जगह बनाना ये कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। क्योंकि इतने सारे लोगों के अंदर से अपने सिग्नेचर वर्क को लेके आना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो अंगूठा या हमारी जो उंगली के जो निशान है वो करोड़ों अरबों खरबों जितने भी लोग हैं उनमें सब में मिलते नहीं है। उस तरह से हमारा जो आर्ट का जो वर्क है वो भी कभी मिलता नहीं है। क्या होता है, कुछ टेक्निकल चीज ऐसी आती हैं, जैसे मशीन है से कुछ काम हमने किए हैं तो मशीन तो गोल होती है, तो मशीन के जो सेटअप है वो तो सेम ही आएगा, आप कितना भी कर लो। लेकिन जो हाथ की जो मोल्डिंग है, जो हमारा टच है, जो हमारी जो टेक्निक है, जो हमारा पतीना करने का तरीका है, कई बार तो हमें गुल्ले ये बोलते थे, सारा पतीना बताऊंगा तुम्हारे को, पतीना नहीं बताऊंगा। क्योंकि पतीना एक तरह का रिसर्च होता है, वो तब आता है जब हम रेगुलर काम कर रहे हैं, उसमें होता है ना। मेटल तो रिएक्ट करेगा, पता भी नहीं होता कभी कभी कौन सा रिजल्ट आ जाएगा, उसको निकालना, उसको पता करना जी, एक बड़ा चैलेंज। वो तो हमारे को अब जाके समझ में आई है कि हमारा मेटल अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो ही पैतीने का जो रिजल्ट है, जो इसका रिएक्शन है वो ज्यादा अच्छा आता है। तो मैंने जो शो जो किए, बहुत सारे शो के अंदर जो यंग स्टूडेंट हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए पतीना को लेके या स्टोन कार्विंग को लेके, लेकिन हमने कभी भी किसी बच्चे को गुमराह नहीं किया। उसको बताया, उसको जेन्युइन बताया कि मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारी जो आर्ट फील्ड है वो जितने ज्यादा आर्टिस्ट होंगे उतना फायदा होगा। क्योंकि जो चीज पहले कैलेंडर होते थे अब कैलेंडर नहीं होते, प्रिंट होते हैं जो है। हमें जाने कि प्रिंट की जगह भी चेंज कर ले और आर्ट वर्क लगना शुरू हो जाए जो है। तो मैंने काफी गैलरियों में शो किया, प्राइवेटली गैलरी में भी शो किया, जितने भी मॉल्स हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पब्लिक भी को भी कुछ दिखाना होता है, तो जितने मॉल्स हैं, 2-3 मॉल्स हैं, उसमें भी हमने शो किया। वो इटली में भी शो किए आपने, नव सिद्धार्थ आर्ट ग्रुप को भी चलाते रहे और कई दुनिया भर के जगह जगह आप घूमे शो लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम वर्क जो होता है ना सर, टीम वर्क बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जब तक हम टीम वर्क में काम नहीं करेंगे तो अकेला आदमी बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर पाता है।
टीम में क्या होता है कि काम बढ़ जाते हैं, अब बढ़ जाते हैं और आसान भी हो जाता है, थोड़ा तो इजी भी हो जाता है। हमने ग्रुप भी चला रखा था 910 आर्ट ग्रुप, अभी भी चल रहा है वो जो है, उसमें हमने एक मास एग्जीबिशन किया जो 300 और आर्टिस्ट उसमें तो बहुत सारी जगह जगह शो की है। उसमें इटली बहुत सारी सिटी के अंदर बहुत जगह शो किया उसको जो है। तो इस तरह से हम काफी सारे शो करते रहे हैं। सुरेश जी, अभी आपका आने वाले दिनों में आपका ललित कला में शो है, जरा उसके बारे में बताइए, क्या है वो? मेरा अभी एक शो होने वाला है, वो ब्रोंज में है, उसमें काम ब्रोंज के अंदर भी है, मैंने वुड में भी उसमें काम लगाया है, मैं अपने स्टोन के जो वर्क हैं वो भी अपने काम लगाने जा रहा हूँ, जो मेरे फाइबर ग्लास के जो वर्क हैं वो भी काम लगाने जा रहा हूँ, कुछ मैंने उसमें म्यूरल भी लगाने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा है कि कुछ हटके मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसके अंदर जो है। ये कहाँ पर है शो? ये मेरा जो शो है वो रविंद्र भवन के अंदर है, मंडी हाउस ललित कला अकादमी के उसमें। ये शो मेरा जो डिस्प्ले है वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक है, लेकिन मेरा जो इनॉग्रेशन है वो मैं 5 जनवरी को करूँगा। इसके अंदर मैं ये चाह रहा था कि कुछ काम जो मेरे हैं जो डिस्प्ले हुए हैं पहले भी, तो उन काम को भी लगा रहा हूँ, कुछ अलग हटके भी मैं बात करूँगा। कुछ मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है उसके भी कुछ अंश मैं उसमें डालूंगा। कुछ मेरे जो काम करते हुए जो वीडियो हैं मैं वहाँ भी उसको भी शेयर करना चाहूँगा कि उनको मैं कहीं ना कहीं दिखाऊँ जो लोगों को, ताकि जो नई जनरेशन है उनको पता लगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि जो टेक्निक होती है वो आदमी देख के ही समझ पाता है। अगर हमें किसी को कहें कि ऐसे काम कर ले ऐसे कर ले तो नहीं कर पाएगा वो जो है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं सर हमें आर्टिस्ट बना दो, तो मैं यही बोलता हूँ बेटा हम आर्टिस्ट किसी को नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अंदर आर्टिस्ट बनाने की कला नहीं है, लेकिन हम जो टेक्निकली जो नॉलेज है वो आपको दे सकते हैं। खाली शेयर कर सकते हैं। कलाकार जो है वो जन्म से पैदा होता है, और आज के टाइम में क्या है कि हर व्यक्ति एक कलाकार है। उसकी जो सोच जो है कलाकार की सोच होती है, क्योंकि जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं या कुछ काम करते हैं या घरों में कोई काम करते हैं तो सब मैचिंग देखते हैं कि कौन सा कलर लगना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, इसके साथ में क्या मैच करना चाहिए। तो ये कलाकार के शुरुआती दौर होते हैं ये जो है। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई हम कलाकार नहीं, लेकिन हम आपको टेक्निकल नॉलेज ऐसे दे देंगे कि आप कलाकार खुद ब खुद बन जाओगे। सुरेश जी, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं आपका शो या आपके शो में आना चाहते हैं, ये कब से कब तक है और कहाँ पर है? मेरा जो शो जो है वो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक है, ललित कला अकादमी, गैलरी फोयर, रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 1। तो मंडी हाउस में आप जी। ये कितने दिन शो चलेगा? ये पूरा 1 हफ्ते का शो है, और आप आइए जो है उस शो के अंदर जो है, तो मैं आप सबका इंतजार करूंगा। मित्रों, दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, आप इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। सुरेश जी का शो है ललित कला अकादमी ललित कला अकादमी दिल्ली में। आप आए और सुरेश जी के काम देखें, उनसे बातचीत करें। सुरेश जी, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र हम आपके काम पे डालते हैं कुछ इस तरह। जनाब सुरेश कुमार जी की पैदाइश कोंडसीवास रेवाड़ी हरियाणा में हुई। आप जी के वालिद साहब राम अवतार शर्मा महानगर MTNL दिल्ली में सरकारी जॉब में कार्यरत थे, और माता श्रीमती कुशल गृहिणी है। परिवार में 3 भाई बहन हैं। आप मजले थे। आप जी को कला विरासत में मिली, जाजू कहें आप विश्वकर्मा परिवार से ही ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आप को कला विरासत में मिली। आप जी की कला की पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली कॉलेज हार्वर्ड न्यू दिल्ली से की, और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट भी डिग्री भी आपने दिल्ली कॉलेज हार्वर्ड से प्राप्त की। पिछले 35-40 सालों से अपना कार्य दिल्ली में रहकर कर रहे हैं, और आज आप ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य कर रहे हैं। आपके ज़्यादातर कार्य ब्रॉन्ज में, स्टोन में, वुड में और अदर मीडियम में भी आपने बहुत सारे कार्य किए, और आपके कार्य में पतीना बहुत ही बखूबी से आपने स्कल्पचरों को निखारने के लिए किया है।
आप हर रोज़ आकर ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपना कार्य करते हैं और आप ज़्यादातर सेमी रियलिस्टिक कार्य करते हैं। सुरेश जी, आपने कहाँ कहाँ वर्कशॉप व कैंप सिंपोजियम कहाँ किए अभी तक, जरा संक्षेप में बताइए। मैंने जो सिंपोजियम किए हैं, वो पहला जो सिंपोजियम मैंने 2 मंथ का किया था सिंपोजियम, जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड जो आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ का, और इंडिया से हम 3 ही आर्टिस्ट थे। वो हुआ था गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर जो है, गुलबर्गा में करना। तो 2 मंथ जो है हम एक साथ रहे, सब लोगों के साथ में। कुछ जापानीज आर्टिस्ट थे, कुछ नीदरलैंड के थे, अलग अलग स्टेट के आर्टिस्ट थे जो है। तो उनके साथ काम करना एक अलग ही अनुभव दिया मेरे को जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। टेक्निकल बात, हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकल बेस हैं, हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देते हैं, और वहाँ पर क्या है वो प्रैक्टिकल पे कम और थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि जो उन्होंने बनाया, अगर उन्होंने एक पॉइंट भी लगाया रेड कलर का, तो उसके लिए भी उस पास उनकी एक थ्योरी होती है कि हमने क्यों लगाया है ये। और हमारा क्या होता है कि हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं उसको पूरा, तब उसकी कहानी बनाते हैं कि हमने ये चीज़ दिखाई है। तो बड़ा अंतर है इंडियन कल्चर के अंदर और फॉरेन के अंदर। वो शॉर्टकट है, हम जो है जड़ तक जाते हैं, फिनिशिंग से लेके आप पूरा देखते हैं, पूरा काम ध्यान देते हैं उस चीज़ के ऊपर जो है। और वो क्या करते हैं कि कई बार परफॉर्मिंग आर्ट ही कर देंगे, उसके साथ ही एक बात होता है जी। एक इंडियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा स्टोन लिया, उसके छोटे टुकड़े किए, टुकड़े को एक जाली में भरा और बंद कर दिया, और वो उनका स्कल्पचर हो गया। बाकी कहानी सुना दी, और बाकी उन्होंने पूरी कहानी सुना दी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि कहानी नहीं, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल, और जो हमारा जो कल्चर है, जैसी हमारी सोच है, जो हमारे सोसाइटी है, जो घटित होता है हम उनको वो करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है जी। और ये कैंप मेरा पहला था, अनुभव बहुत अच्छा रहा। उसी तरह से फिर मैंने अब युवा महोत्सव का एक कैंप किया पहले, तो उसमें क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया मिलिया, शारदा वकील, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, उनके साथ बच्चे जो है काम करते हैं वहाँ पर, तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। नव सिद्धार्थ आर्ट ग्रुप के अंदर भी आपने बहुत सारे कैंप किए, और हमने भी आपके साथ किए, और चाहे देहरादून में हो, विरासत का हो, या दिल्ली में हो, कई सारे आपने कैंप वो भी ऑर्गेनाइज भी किए, और नव सिद्धार्थ आर्ट ग्रुप के माध्यम से ही चलते रहे। तो हमारा क्या था कि हमारा जो ग्रुप है नव सिद्धार्थ आर्ट ग्रुप, ये काफ़ी सालों से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं। हमारा ये होता है कि हम सबको मौका देते हैं, हम ग्रुप वाइज नहीं करते कि अपने ग्रुप के हैं उसके ग्रुप के हैं, हम सबको चांस देते हैं। तो बहुत सारे देहरादून में हमने वो ऑर्गेनाइज किए कैंप जो है 2001 से लेकर विरासत नाम से बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था इंटरनेशनल लेवल का जो है। तो हम लोग जाते थे वहाँ पर, जो है काम करते थे वहाँ पर। कई सीनियर आर्टिस्ट को भी थे, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी आते थे, लेकिन जो गाने वाले जो लोग हैं उनसे भी सब आर्टिस्ट मिलते थे। हरिहरन हमारे साथ रहे, नसीरुद्दीन शाही रहे, कई सारे बड़े बड़े बहुत सारे आर्टिस्ट जो है। तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क से काम होता था, और सबका अपना अपना काम बटा होता था। मंजीत बाबा, बहुत सारे मंजीत बाबा की जो लास्ट पेंटिंग भी उनके पास है, विरासत के पास ही है वो जो है। और हमने जो है काफी सारे कैंप, जैसे नागपुर में कैंप किया, कलाधाम में काम किया, इसमें क्या नाम है, कला शिल्प कला में काम किया, कलाग्राम में किया, मणिमाजरा में जो है। ये बहुत सारे हाँ जी, ये बहुत सारे सेंटर थे जो गवर्नमेंट के थे जिनमें हमने काम किया, और लोकली भी काफी सारे कैंप किए। लेकिन कैंप का काम करने का जो नजरिया है वो एक अलग अनुभव देता है, क्योंकि कम समय में पूरा कंप्लीट करना, हाँ जी, कम समय में काम पूरा करना होता है। वो आपके अनुभव से ही होता है। ये भी चैलेंज होता है कि जो लोग आते हैं पब्लिक, उनसे बातें भी करनी होती है, उनको दिखाना भी होता है, और रेगुलरली काम करना होता है। एक हफ्ते में बड़े बड़े स्कल्पचर, 10 दिन में 8-8 फीट के स्कल्पचर, तो वो रात दिन काम करना पड़ता है हमारे को, बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो जो है। कई बार कहते हैं कि लोग कैंप कर रहे हो, तो कैंप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो कहता हूँ कि हर आर्टिस्ट को जरूर खुले में कैंप करना चाहिए, ताकि पता रहे कि वो काम करता है, उसको पता चलता भाई कैंप में कैसे काम करना, और ऐसे कम समय में कैसे अनुभव के साथ ही काम होता है। जी देवी जी। सुरेश जी, अब तक आपके कहाँ काम लगे हुए हैं, और किन किन संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी में
आपने अपना काम लगाया हुआ है, बहुत सारे काम आपने सेल भी किए, बाहर भी किए, जी। देश में भी किए, जरा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे जो काम है मतलब ये मैं बताऊं आपको कि काफ़ी सारी जगह लगे हुए हैं। अभी जो रिसेंटली जो मेरा एक काम लगा हुआ है राष्ट्रपति भवन गेट नंबर 29 के सामने, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। 8 फुट का स्कल्पचर है ब्लैक मार्बल में। तो एज ए पब्लिक आर्ट जो है वो डिस्प्ले है। तो G20 के अंतर्गत वो काम किए गए थे और NDMC ने की जो द्वारा जो है वो साहित्य कला परिषद के दोनों कोलैबोरेशन से काम हुआ था। उसी तरह से मेरा एक जो है नागपुर के अंदर जो कल्चर सेंटर है उसमें एक काम किया। वो काम भी जो है वुमेन पावर के ऊपर है। दूसरा एक स्कल्पचर लगा वो पिंक मार्बल में है और ग्रेनाइट का नीचे आधा स्कल्पचर जो ग्रेनाइट का है और आधा पिंक मार्बल में है, वो नागपुर में है। फिर हमारा जो कलाग्राम जो है उसके अंदर मेरे 3 स्कल्पचर मेरे डिस्प्ले हैं वहाँ पर एज ए पब्लिक आर्ट की तरह। तो वो भी मैंने जो है वुमेन पावर के ऊपर मैंने बनाए हैं, जिसमें एजुकेशन भी दिखाई है मैंने कि किस तरह से वुमेन एजुकेशन के थ्रू एक पावरफुल बन सकती है। उसमें एक मेरा वुड का काम भी है जो वो मैंने किया है और स्टोन के काम भी हैं। उसी तरह जो शिल्पग्राम है उदयपुर, उसके अंदर भी मेरे 2 स्कल्पचर डिस्प्ले हैं जो एज पब्लिक आर्ट के डिस्प्ले कर रखे हैं। एक 8 फुट का स्कल्पचर है योगा के ऊपर जो है और एक वुमेन पावर के ऊपर ही है। और उसके ऊपर एक जो है पैक यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ के अंदर ही, उसमें भी एक 8 फुट का स्कल्पचर है जो भी वो भी वुमेन पावर के ऊपर ही है। सब लोग साथ में थे जो है, काफी सारे आर्टिस्ट, काफी सारे कैंप हम लोगों ने एक साथ किए, वो चाहे इधर हो जी। वो ब्लैक मार्बल में बना हुआ पीस है। उसी तरह से जो है काफी सारी जगह साहित्य कला परिषद में मेरे स्कल्पचर एक डिस्प्ले है। सत्संग बिहार के अंदर जो है, ललित कला अकादमी के अंदर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके ग्राउंड में एक स्कल्पचर डिस्प्ले है वाइट मार्बल के अंदर जो है। बहुत जगह काम किया है, बाहर विदेशों में भी था, विदेशों में भी जो है काम डिस्प्ले है। तो काफ़ी जगह जो है काम गए हुए हैं। कई बार क्या होता है फॉरेनर लोग ले जाते हैं वहाँ काम डिस्प्ले करते हैं और फिर फोटो भेजते हैं। हाँ, वो ब्रांच का एक बड़ा काम था, बड़ा काम जो भेजा हुआ है। तो कैंप जो है वो और डिस्प्ले करना मुझे जब अच्छा लगता है कि हमारे काम जब डिस्प्ले होते हैं, जब डिस्प्ले होते हैं पब्लिक आर्ट की तरह, पब्लिक देखती है और कहीं फोटो भेजती है, कहीं फोटो भेजते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में जो है मल्टीमीडिया सेंटर जो है उसके भी गेट पे मेरा इस काम एक लगा हुआ है। और कई बार हमने मिलके काम किया है हाईवे के ऊपर पानीपत में जो है, जो इब्राहिम लोधी जो पार्क जो बना हुआ है उसके अंदर भी हमारी टीम ने काम किया था। वो 3 स्कल्पचर हैं, कुछ म्यूजियम में रखे हुए हैं, कोई इब्राहिम लोधी जो गार्डन है उसमें बना हुआ है, तो वाला काम जो है 2003 तक किया। तो बहुत सारे काम हैं जो मतलब हम खुद भी इंडिविजुअल भी करते हैं, कई बार टीम वर्क में भी काम करते हैं। तो ये तो हमारे जो काम जो हमने अपने किए हैं, और भी बहुत सारे कैंप किए हैं। कुछ जो अपना कैंप ऐसे होते हैं कई बार जो पब्लिकली कैंप, महरौली में कैंप किया था, काफ़ी सारे हम आर्टिस्ट ने मिलके चलो बड़े बड़े स्टोन वाले स्कल्पचर हमने बनाए थे वहाँ पर। कुछ ग्रेनाइट में काम भी किया था। जम्मू में मैंने एक काम किया कैंप में, जो बेसाल्ट स्टोन एक होता है जो बड़ी स्मेल भी मारता है, बहुत हार्ड भी बहुत होता है, तो उसके अंदर भी एक काम किया मैंने। वो हमारा डिस्प्ले है सेंटर के अंदर, JNK जो सेंटर है वहाँ जम्मू का कल्चर सेंटर के अंदर ही वहाँ डिस्प्ले है। मानसर लेक में भी कैंप किया था। तो एक कैंप की जो श्रृंखला है और जो पब्लिक आर्ट जब डिस्प्ले होते हैं तभी हमें बड़ा अच्छा लगता है। कई बार हम क्या करते हैं, जो हम जाते हैं कहीं शो करने के लिए या फिर कैंप करके निकलते हैं, तो ट्रेन में बैठे हुए हैं या फ्लाइट में बैठे हुए हैं, तो कई बार देखते हैं कि मैगजीन में हमारा फोटो छपा हुआ है, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मैं राजधानी से आ रहा था तो मैंने देखा कि वो अखबार रखा हुआ है, मिड डे आया हुआ था उस समय, देखा तो मेरा हाफ पेज पे आर्टिकल आ रखा है। एक बार वो एक नमस्ते इंडिया मैगजीन निकलती थी, फ्लाइट में बैठा, मैंने मैगजीन खोली, देखा मेरा स्कल्पचर छपा हुआ उसके अंदर, तो तब बड़ी खुशी होती है, अरे वाह। तो ऐसा लगता है कि हमें और काम करना चाहिए। सरोज जी, कला के अतिरिक्त विजुअल आर्ट के अलावा आपको और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटियां हैं जो पसंद हैं, जो आप करते हो? मेरा जो शुरू से ही जो रुझान मेरा रहा है, जो आर्ट के अलावा जो है, मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ नया सर्च किया जाए।
चाहे वो कोई बुक हुई ऑनलाइन देखने वाली जो है, चाहे वो कोई नई चीज़ का ईजाद, जैसे वो कई बार क्या होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आती है। तो मेरा ये रहता है कि जो यंग लोग हैं हम उनके साथ क्यों नहीं जब बढ़ सकते हैं जो है। तो मैं हमेशा नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसकी तरफ खोज करता हूँ, उसमें जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। ये मेरी एक आदत रही है शुरू से ही कि कुछ नया सीखने की आदत रही है। जो बुक वगैरह है, कई बार लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन बुकों को सर्च करता हूँ, उसमें खोजता हूँ कि कुछ नया तो नहीं है, कुछ नया क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ें आने वाली है। तो मेरा ये रहता है कि और जैसे गेम का है, मेरे को गाना सुनना पसंद है, लेकिन मैं गाने में भजन सुनता हूँ। मुझे जो अपने देशभक्ति जो गाने बड़े अच्छे लगते हैं, जो भजन भी जो हैं, जो धार्मिक भजन हैं, जो मुझे अंदर तक असर करते हैं, मैं वही सुनता हूँ। मुझे कोई गेम खेलना पसंद नहीं है कि मोबाइल में मैं गेम खेलूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो गेम खेलना। एक बार मैं बात बताता हूँ कि मैं शुरू में एक बार क्या हुआ, जब नया नया फ़ोन मैंने लिया तो मैंने गेम डाला एक, वो जो है मैं गेम खेलता हुआ जा रहा था बस के अंदर, तो मेरा जो स्टैंड है वो निकल गया। तो मैंने एक बार हो गया ऐसे, तो मैं बस में से उतरा, सबसे पहले मैंने वो गेम डिलीट किया। तो मैंने कहा भाई मैं आज के बाद ये गेम जो है, जो चीज़ मेरे ध्यान से मुझे भटका दे, मेरा जो एम है, जो मेरी जो सोच है, उससे जो मुझे भटका दे, वो मेरे किसी काम का नहीं है। और वो दिन था, और आज कम से कम नहीं तो 20 साल हो गए होंगे, मेरे फ़ोन में कोई गेम नहीं है, ना मैंने गेम खेला उस दिन के बाद में मोबाइल वाला जो है। और दूसरा जो गेम है, मेरे को बैडमिंटन पसंद था, लेकिन वो भी बहुत दिन हो गया, अब नहीं खेला बैडमिंटन भी। मेरे को तो सिर्फ पढ़ना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, और कुछ ना कुछ नया सर्च करना बहुत पसंद है मेरे को, कि नया क्या कर सकता हूँ मैं जो है, नई नई खोज, नई नई रिसर्च, ये मुझे बहुत पसंद है। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल, जो कलाकार बनना चाहते हैं या नई पीढ़ी है, उनको आप अपने कला के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिससे वो टिक कर फील्ड में काम कर सकें, या कलाकार जिन्होंने बनना चाहते हैं वो कैसे आ सके कला फील्ड में? सबसे बड़ी बात होती है कि किसी को अगर कलाकार बनना है तो उसको ना टाइम देना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको एक जगह बैठना पड़ेगा टिक के जो है। कई बार बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर हमें ट्यूशन पढ़ा दो, तो मैं कहता हूँ बेटा ट्यूशन नहीं पढ़ाते हम जो है, और ना ही मैं किसी को पढ़ाऊंगा कभी भी जिंदगी में। लेकिन कुछ भी पूछना, फ्री में आओ, काम लेके आओ, और कुछ ना कुछ लेके जाओ, कभी भी आओ। आप जैसे लोगों के लिए, जो नई उभरती हुई जो पीढ़ी है, उनके हमारे लिए पास उनके लिए टाइम ही टाइम है। लेकिन ट्यूशन की बात कहीं मत करना, ना पैसे की बात करना, जो सीखना हम फ्री में सिखाएंगे, हमारा काम ही यही है। अब बहुत सारे स्टूडियो में आते रहते हैं जो है। तो मेरा यही है कि जितनी तुम मेहनत करोगे, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, क्या होता है कि कई बार हम जो काम करते हैं तो हमें खुद को याद नहीं रहता कि हम कितने घंटे काम कर लिया हमने जो है। जो आजकल के जो बच्चे हैं, मैं पहले सबसे पहले ये बोलूँगा कि वो बैठना सीखें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा एक जगह पेशेंस रखें पहले। पैसेंस जो जब तक नहीं होगी तब तक कलाकार बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कला एक साधना है जो 1 घंटे में नहीं आती है। उसके लिए कुछ ना कुछ साधन तो करना ही पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा उसके लिए जो है। जो भी हम काम करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सबको अच्छी लगे, लेकिन सबसे पहले जो कला है वो खुद को अच्छी लगनी चाहिए। काम कोई भी खराब नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी आर्ट बनाते हैं वो सब अपने हिसाब से, अपने भावों से करते हैं। और तभी तो ये है कि आज तक भी जो है, जितने भी जो कला शास्त्री हुए हैं या कला साधक हुए हैं, वो कोई परिभाषा एक दे ही नहीं पाया आर्ट की जो है, क्योंकि सबकी सोच यही है कि जो हमारे जो भावों की अभिव्यक्ति है वही आर्ट है। और हमारे जो भाव हैं वो सबके एक हो ही नहीं सकते हैं, वो सबके जो भाव हैं वो अलग अलग तरह से उत्पन्न होते हैं। तो आर्ट का यही है कि आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें एक जगह बैठ के टिक के काम करना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें मीडियम ढूंढने होंगे कि किस मीडियम में हम काम करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम भी कोई मायने नहीं रखता है आर्ट करने के लिए, के हिसाब से मीडियम होता है ना। जैसे कई बार हम जाते हैं कि बर्फ में जा रहे हैं, वहाँ क्या मिलेगा, कई बार हम पेपर से ही काम करना शुरू कर देते हैं, अखबार से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा जहाँ माहौल नजर आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ढालना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं।
तो जो जनरेशन, आज की जनरेशन जो है, मैं इनको यही उनका बोलूंगा पेशेंस नहीं है, कि पेशेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है। सुरेश जी, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं और अपना काम भी करते हैं, तो जी बहुत मुश्किल है दोनों को एक साथ चलाना, और कैसे समय निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जो, मैं सुबह उठता हूँ, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और मैं रात को 11:30-12 बजे सोता हूँ डेली। मेरा रूटीन है। कई बार मैं अलार्म भी लगाता हूँ कि बिना अलार्म भी नहीं लगाता हूँ तो 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति सूरज निकलने से पहले उठेगा उसको कभी थकान नहीं होगी। ये तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में सब लिखा हुआ है। चीजें मैं फील करता हूँ, वो एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी है, वो बिना थके आप काम कर सकते हो। जो है स्कूल में मैं जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेक्चर देता हूँ बच्चों को। कई बार क्या होता है, हम आर्ट के लेक्चर देते देते हम उसको नैतिक शिक्षा का भी लेक्चर दे देता हूँ उनको, जो है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो एक अच्छा कलाकार हो पाएगा। क्योंकि कलाकार बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको नैतिक शिक्षा के साथ साथ कलाकार की जो थ्योरी है, जो हमारे जो शास्त्र, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में बताता हूं उनको। जो है सबसे पहले बताता हूं कि मैं जो हमारी जो कलर प्लेट है, कि कलर प्लेट कैसे तैयार करोगे आप। जो है क्योंकि जब तक एक कलाकार एक कलर प्लेट तैयार करनी नहीं सीखेगा कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर लगाए, तब तक वो कलाकार बन ही नहीं पाएगा। जो है उनको मैं बोलता हूँ कि जो थान की जो दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकानें में थान लगे होते हैं, वहां जाके बैठा करो, देखा करो उनके कलर कैसे लगे होते हैं। मार्केट में जाओ और वो जो डिस्प्ले करके रखते हैं लोग दुकानदार, उनको डिस्प्ले देखो कैसे साइंस है उनकी डिस्प्ले करने की। तो वहां से हम कलर साइंस को पकड़ते हैं। जो हमारी जो कलर प्लेट है उसको वहां से हम कैच करते हैं। क्योंकि जितने भी ये जो सेंटर हैं, दिल्ली हार्ट हो गए हैं, इसमें जाके देखो कि डिस्प्ले किस तरह से वो करते हैं। तो वहां से हमारी आर्ट की बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है। जो आर्ट क्या है, आर्ट एक तरह से हमारे समाज का आईना है और उसके अंदर उस चीज को हम अपनी सोच के अनुसार बनाते हैं। तो उस कलाकार जो उसको बनना है, उस सबसे पहले तो ये है कि वो घूमे, देखे, बाजार में खरीदना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करें। जब तक वो आर्ट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक वो आर्ट नहीं बना पाएंगे। कई बार हम बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो बनानी आती ही नहीं है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि तुम बनाओ, मिटाना नहीं। लेकिन उसको जो है वो क्या करते हैं कि पेंसिल साथ ब्रश रबड़ रखते हैं हाथ की आती, जो है एक लाइन लगाते हैं, गलत लगी मिटा देते हैं इसको। जो है मैं उनको ये समझाता हूँ कि ये लाइन को जो है जब तक सही लाइन ना लगे मिटानी नहीं है तुमने। जो है उस लाइन को हमेशा दूर से जाके देखो कि ये सही बना है या गलत बना है, परफेक्ट लाइन दिखनी पड़ेगी आपको। तो ये जो मिटाने की जो परंपरा है, इसको खत्म करना पड़ेगा बच्चों को पहले। वो तभी एक अच्छा कलाकार बन पाएंगे जब तक कि वो रबड़ का इस्तेमाल करना बंद कर दे। धन्यवाद सुरेश जी, 2 टू सीधी बात प्रोग्राम में आप आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी कला पे चर्चा हुई। धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो क्रिएटिव विजन का भी जो है और देवीदास खत्री का भी जो है, जिन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और अपने सवाल जवाब बड़े अच्छे से प्रस्तुत किए। तो मैं भी चाहूँगा कि सब लोग क्रिएटिव विजन को देखें ताकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट के जो इंटरव्यू हैं वो लगातार सर्च कर पाएँ उनको। जो है थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुरेश जी। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई कड़ी में नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।